नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम इस समय 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर चल रहे हैं, उन्हीं में से आज हम बायो का अध्ययन करेंगे। बायो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र तक विधिवत तरीके से अध्ययन कर लिया था। उम्मीद करते हैं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मिस हुआ होगा या छूटा होगा। तो चलिए उसी कड़ी में आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं। तंत्र सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारे ऑर्गन्स, कई सारी चीज़ें मिलकर काम करें, वो सिस्टम कहलाता है। तंत्र वही चीज़, तंत्र अर्थात एक प्रकार का जाल होता है, मतलब कई सारी चीज़ें मिलकर जिस चीज़ में मिलकर काम करें उसको तंत्र बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स मिलेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो चलिए श्वसन तंत्र के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। अगर सपोज दैट अगर ज़िंदगी है, जीवन है, तो श्वसन होना बहुत जरूरी है। बिना श्वसन के जीवन बेकार है। बेकार मतलब जीवन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यानी सांस अंदर बाहर ऑक्सीजन करेंगे तभी ज़िंदगी है। सांस चल रही है तो ज़िंदगी है, सांस बंद हो गई तो ज़िंदगी खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा अर्थ ये है कि श्वसन तंत्र में कई सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है, कई सारे जीवों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से जीव किन किन ऑर्गन से हम या अदर जीव जंतु सांस लेते हैं। तो उनमें से अगर श्वसन तंत्र की बात की जाए तो श्वसन तंत्र, जिसको एक वर्ड है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की हिंदी अगर देखी जाए तो इसकी हिंदी होती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब ये होता है सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अर्थात दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स होता है निश्वसन। इनहेलेशन इसका अर्थ होता है निश्वसन, अर्थात इन यानी अंदर, यानी सांस को जब हम अंदर लेते हैं तो इसको इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। अर्थात निश्वसन, हिंदी में निश्वसन होता है। नी यानी निगलना अर्थात अंदर लेना। दूसरा होता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन का अर्थ होता है निश्वसन। नि यानी ना, निश्वसन। अगर इस चीज़ को आप इंग्लिश में अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर, यानी इनहेलेशन यानी अंदर लेना यानी निश्वसन, एक्सहेलेशन अर्थात बाहर निकालना निश्वसन, वो क्या कहलाता है? निश्वसन। तो ये जो पूरा क्या श्वासोच्छ्वास यानी सांस का अंदर बाहर करना आपका श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इंग्लिश में ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग। अक्सर आप सुनते होते हैं कि कहते हैं डॉक्टर देखो उसकी ब्रीदिंग चल रही है, जैसे कोई भी कैंडिडेट बेहोश हो गया या ट्रिपिकल कंडीशन आ गई तो डॉक्टर सबसे पहले, या हम में से कोई एक सबसे पहले देखो सांस चलेगी नहीं तो हम सीखते हैं, यानी ब्रीदिंग चलेगी नहीं। ब्रीदिंग यानी अंदर बाहर हो रही नहीं। ब्रीदिंग मतलब ये नहीं होता अंदर ही हो, नहीं, अंदर और बाहर दोनों क्रिया को ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास। इसमें से कुछ गैसें जो हमारे वायुमंडल पाई जाती हैं, उनमें से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनमें से सबसे पहले हम नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन जो है हम 21% लेते हैं। कितना? वायुमंडल में 21% पाया जाता है, ठीक वो। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इसका हमारे वायुमंडल में यानी रोल है। तो नाइट्रोजन 78% जो है उसका हम 78% अंदर तो लेते हैं, लेकिन उस 78% का अंदर जो है हम क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा हम बाहर कर देते हैं। यानी जितनी नाइट्रोजन गैस हमने अंदर ली थी वो बाहर कर देते हैं। 100% क्वेश्चन कई बार पूछा कि कौन सी ऐसी गैस है जितनी हम 100% लेते हैं और 100% एक्सर कर देते हैं, तो वो है क्या? नाइट्रोजन। यानी 78% लिया था और 78% हम बाहर कर देंगे। वहीं पर बात ऑक्सीजन की जाए तो ऑक्सीजन जो है हम 21% तो लेते हैं, लेकिन 17% वापस कर देते हैं। 4% ही ऑक्सीजन मेरे शरीर में काम आती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते तो अंदर, लेकिन ये 4% हम इसको बाहर कर देते हैं, यानी एक्स्ट्रा
होता तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए वैल्यू तो 4.6 होता है, लेकिन 4% हम लिख लेते हैं, तो इसलिए अगर पॉइंट्स में दे दिया जाए तो 4.6% होता है, हम बाहर कर देते हैं। ठीक, तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ओवरऑल इनमें 4% का हेरा फेरी है। 21 से 17, 0 से 4% का हेरा फेरी है। याद करना बहुत आसान है। नाइट्रोजन 78% हम लेते हैं अंदर, 78% हम बाहर कर देते पूरी। ऑक्सीजन 21% हम अंदर लेते हैं और 21% हम बाहर, 21% का 17% हम बाहर कर देते हैं और 4% अपने काम में ले लेते हैं। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो अंदर करते हैं हम, उसका 0.03% का हम 4% एक्स्ट्रा यानी बढ़ा कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -4 होता है बट यहाँ पर +4 हो जाता है, +4 यानी 4.6% होता है। ठीक है, आगे श्वसन अंग, कौन कौन से हमारे श्वसन अंग, कौन कौन से जीवों में कौन कौन से श्वसन के लिए कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण है, यानी क्या बोलते उसको, ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ठीक, अगर हम बात ब्रीदिंग ऑर्गन्स की करें, ब्रीदिंग ऑर्गन्स की, श्वसन अंग, श्वसन अंग, श्वसन अंग में हम देखेंगे कौन कौन से जीव जंतु कौन कौन से ऑर्गन से का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, सबसे पहले स्तनधारी, यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश, ममल्स। स्तनधारी यानी हम, आप, स्तन, वे जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी को इंग्लिश में बोलते हैं मम्स, ममल्स। ठीक, जैसे फेफड़ा, जितने भी स्तनधारी जीव हैं हम हैं, यानी मानव जाति, पुरुष महिला। महिलाओं में क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 11 वर्ष तक बच्चा और बच्ची यानी लड़का और लड़की एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन 11 वर्ष के बाद लड़की और लड़कों में डिफरेंस होना शुरू हो जाते हैं। उनकी दुग्ध ग्रंथियाँ होती महिलाओं में, पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, इसलिए महिलाओं में स्तन क्या है, बड़े हो जाते हैं, पुरुषों में नॉर्मली चेंजेज होता है। ठीक है, क्योंकि पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, स्तन पाए जाते हैं पुरुष और महिला दोनों में, लेकिन पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, महिलाओं में पाई जाती हैं, इसलिए महिलाओं के जो स्तन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उभर कर थोड़ा बड़े हो जाते हैं। इसलिए जो स्तनधारी जीव जंतु जो अपने स्तन से बच्चों यानी अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी जीव बोलते हैं। गाय भैंस से क्या है, स्तनधारी जीव में आते हैं। तो ये किससे सांस लेंगे, ये सांस लेंगे फेफड़ों से। फेफड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, फेफड़ा। ठीक, क्लियर, लंग्स। वहीं पर अगर बात की जाए मछली की, मछली लेते हैं गिल्स से, गिल्स को क्लोम बोलते हैं, क्लोम, गिल्स अर्थात गलफड़। गलफड़ से, ठीक, किससे, गलफड़ से। यहाँ मुख में होते हैं, साइड में होते हैं, वो गलफड़ मछली के, उससे वो सांस लेती है मछलियाँ। ठीक, ज़्यादातर स्तनधारी जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो गलफड़ से ही सांस लेते हैं, लेकिन वहीं पर व्हेल और डॉल्फिन ये तो मछलियाँ हैं, ये फेफड़े से ही सांस लेती हैं। किससे, फेफड़े से। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा नोट करके लिख लीजिए कि व्हेल और डॉल्फिन दो ऐसे जलीय जंतु हैं अर्थात मछली प्रजातियां हैं जो कि फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। बाकी जितनी मछलियां वो गिल्स, क्लोम या अर्थात गलफड़ से ही सांस लेते हैं। क्लियर। अगला है आपका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े आंक लेते हैं ट्रैकिया से। किससे, ट्रैकिया से। ट्रैकिया मीन्स होता है ग्रास नली, वो ग्रास नली से ले लेते हैं श्वास। किससे, श्वास नली से। वहीं पर अगर बात मेढक की करें, मेढक कैसा जीव है, उभयचर जीव है। मेढक कई सारी चीज़ें इसके साथ फॉलो होती है। बचपन में किसी दूसरे अंग का इस्तेमाल करता है, जवानी में किसी दूसरे अंग का इस्तेमाल करता है, वहीं पर जब धरती के अंदर चला जाता है दूसरे अंग तक। तो मेढक की चीज़ें अगर देखें
तो मेढक यानी मेढक जो है जब छोटा बच्चा होता है मेढक, मेढक का यानी जब तक उसकी पूंछ रहती है उसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल क्लियर? टेडपोल जब तक होता है मेढक। क्वेश्चन पूछा टेडपोल करके क्वेश्चन पूछा, ये नहीं पूछा जाता मेढक बच्चा होता कब ना, टेडपोल किससे सांस लेता है? तो जो मेढक होता है मेढकवा वो जो है वो गिल्स से सांस लेता है। किससे? गिल्स से, क्योंकि वो मध्य पानी में ही रहता है। जब छोटा रहता है पानी में ही रहता है मेढक पूर्ण रूप से, इसलिए वहाँ पर क्या है मैंने बताया जलीय जीव जंतु मेढक क्या है उभयचर है। लेकिन जब वो बच्चा रहता है यानी टेडपोल की पोजीशन पे रहता है तब वो पानी में ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ पर गिल्स काम से सांस लेता है। वहीं पर फ्रॉग के रूप में जब आ जाता है, फ्रॉग यानी जवानी, जवानी जवानी के रूप में जब आ जाता है तभी फेफड़े से सांस लेता है। सॉरी हाँ फेफड़े से, फेफड़े अर्थात लंग्स से, ठीक। लेकिन जब ये ज़मीन के अंदर चला जाता है, किसके? ज़मीन के अंदर, ये निष्क्रिय कंडीशन में जब होता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय को बोलते हैं अनएक्टिव, ठीक। अनएक्टिव जब हो जाता है मेढकवा तो ये सांस किससे लेता है? त्वचा से लेता है। किससे? त्वचा से। त्वचा यानी स्किन, ठीक। एक्चुअली में होता ये है कि इसकी त्वचा यानी स्किन में छेद पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक। उन छेदों से ये सांस ले लेते हैं। मेढक उभयचर जीव होता है। वैसे एक जीव और होता है सिलामेंडर। सिलामेंडर एक जीव होता है, कई बार पूछा गया पेपर में सिलामेंडर। सिलामेंडर भी उभयचर प्रजाति का जीव होता है। मेढक क्या है? उभयचर है। उभयचर अर्थात उभयचर वे जीव होते हैं जो धरती पर और धरती के अंदर दोनों जगह रह सकते हैं। तो जब धरती के ऊपर रहता है तो मेढक तो फेफड़ों से सांस लेता है, आसानी से ले लेता है। लेकिन जब धरती के अंदर यानी बारिश में तो बाहर आते हैं, लेकिन बारिश के बाद धरातल में चले जाते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं, वो वर्ड क्लियर आ नहीं रहा है। तो वो जब यानी भूमि के अंदर चले जाते हैं तो उस समय मेढक क्या है? त्वचा से लेता है, क्योंकि त्वचा में इसके पोर पाया, पोर यानी छिद्र छोटे छोटे, उन छिद्रों से सांस लेते हैं, ठीक। तो सिलामेंडर उभयचर जीव है। ये भी किससे सांस लेता है? ये भी उभयचर, ऐसी कंडीशन इसके भी साथ रहती है, ठीक है। मेढक की एक प्रजाति है सिलामेंडर भी। उससे आगे देखा जाए तो छोटे मोटे और जीव जंतु हैं, उनमें से जैसे कि आपके जोंक और केचुआ। जोंक और केचुआ ये क्लोम यानी त्वचा यानी स्किन से सांस लेते हैं। किससे? क्लोम को त्वचा बोलते हैं या इंग्लिश में स्किन बोल देते हैं। बायो वर्ड है क्लोम, ठीक। जोंक और केचुआ क्लोम से सांस लेते हैं, त्वचा यानी स्किन से। वहीं पर बिच्छू की बात की जाए, बिच्छू जो है बुक लंग से सांस लेता है, बुक लंग से, ठीक। अगर वहीं पर प्रोकैरियोटिक जीवों की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक क्या है? वो फुलाने से सांस लेते, जैसे फूलेंगे पचकेंगे, फूलेंगे पचकेंगे, फूलेंगे पचकेंगे। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? इस तरीके से सांस लेते हैं, ठीक। वहीं पर सभी जो जलीय जीव जंतु गिल्स से सांस लेते हैं, गलफड़ों से, जिनमें से मेढक गिल्स से कप कंडीशन जब टेडपोल के रूप में होता है, जब फ्रॉग बन जाता है यानी मेढक कंडीशन जवानी के रूप में आ जाता है, लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेता है। लेकिन जवानी और बुढ़ापा में ये दोनों से सांस लेता है। लेकिन जब धरती के अंदर निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाता है तब ये किससे सांस लेता है? त्वचा से यानी क्लोम से यानी स्किन से। क्लियर? तो अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। तो अब हम ह्यूमन यानी मानव के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे कैसे जो तंत्र पूरा है वो कैसे काम करता है, जो इसका सब पूरा सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नासा छिद्र। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं हमारे। सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र समझ रहे हैं? नासा छिद्र अर्थात इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल 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 में होता है कि छिद्र, नाक के जो छिद्र हैं ये नासा छिद्र। इनसे क्या है? सबसे पहले हम क्या सांस अंदर लेंगे। कहाँ से अंदर जाएंगे? ऐसे, काम तो इसका है ना, तो ये भी तंत्र है। इस सारे तंत्र में जो भी छोटा बड़ा जो भी हल्का फुल्का जो भी काम करेगा, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना है। तो ये नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद आता है नासा कपाट। नासा कपाट, नासा कपाट अर्थात छिद्र का ये जो हड्डी है ये नासा कपाट है। ये वाली
दिख रही होगी, इसको नासा कपाट बोलते हैं। नासा कपाट यानी जब आप छोटे रहते तो ये बड़े में ऐसे ये ऐसे मुँह बना के ऐसे नाक मार देते, हड्डी टूट जाती है, काफ़ी नाजुक होती है हड्डी, ठीक है, तो ये टूट जाती है, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो नासा छिद्र नॉस्ट्रिल, उसके बाद नासा कपाट, अगला ग्रासनी, ठीक, ग्रासनी को बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक, फेरिंग्स ग्रसनी। अगला ग्रसनी के बाद होता है स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र बोलते हैं लैरिक्स, लैरिंग्स, ठीक। जैसे ये आप जैसे देखो, इसको ऐसे मारोगे तो आवाज़ चेंज हो रही ना, अब तेज नहीं मार दो कि उस इंसान के काम खत्म हो जाए, तो इसलिए इससे आप जैसे इस यहाँ पे मारोगे, देखो आवाज़ चेंज हो रही है, तो ये है आपका लैरिंग्स। ग्रसनी जहाँ से खाना जाता है ग्रसनी होता है, ये आवाज़ यानी हवा जहाँ से जाती है उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंग्स। उसके बाद आपका आता है श्वास नली, श्वास नली, वहाँ पर हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था ग्रास नली, यहाँ पर मैंने श्वास नली, श्वास नली को बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद अगला होता है आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक। ब्रोंकाई इंग्लिश हिंदी एक ही होती है ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई के बाद होता है ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस के बाद अगला होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोली, एल्वियोली इंग्लिश होती है, एल्वियोली की, एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली यानी वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक हिंदी बोलते हैं इसको, वायु कोष्ठक, क्लियर। अब देखिए, अब डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। पहले तो इनको याद करना बहुत आसान है, देखिए दो दो का ग्रुप बनाइए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स गले में पाए जाते हैं, नासा छिद्र और नासा कपाट नाक पे पाए जाते हैं, तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये हुआ। उसके बाद आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस के बाद क्या होता है, एल्वोली, एल्वोली यानी वायु कोष्ठक। अब देखिए उनको डायग्राम समझेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। ये आपका है मुख, क्लियर। मुख के बाद ये ऐसे, ये छल्ले नुमा, यहाँ हल्का सा स्पंज नुमा ये बोन्स होते हैं, ताकि ये जब आप किसी कारणवश अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो चिपके ना, ठीक, इसलिए, नहीं तो चिपक जाएगा, तो इसे टाइट रखता है। फिर उसके बाद ये तो आपका हो गया यहाँ पर आपका नासा छिद्र, नासा कपाट, यही नाक पे, ठीक। उसके आगे यहाँ पर आपके पाए जाएंगे फेरिंग्स, लैरिंग्स यानी ग्रासनी और स्वरतंत्र। फिर उसके बाद ये आपकी ग्रास नली, ट्रैकिया, ये पूरी ट्रैकिया है, ठीक। उसके बाद ये ट्रैकिया के आगे ये जो हड्डियाँ जो निकली हैं ये होते हैं आपके ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई हैं ये दोनों। ब्रोंकाई के बाद इन पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकले होते हैं नस टाइप, वेंस टाइप, ये होते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या होते हैं, ब्रोंकियोलिस। इन्हीं ब्रोंकियोलिस में ऐसे छल्ले नुमा बने होते हैं, ऐसे इसमें छल्ले नुमा लगे होते हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक। इन्हीं को वायु कोष्ठक बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन जब आती है तो इन्हीं में आके रुक जाती है, यानी स्टोर हो जाती है। ये होते हैं आपके ब्रोंकियोलिस। ये नासा छिद्र, नासा कपाट नाक पे, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स यानी ग्रसनी, स्वरतंत्र, उसके बाद ट्रैकिया यानी ये पूरी कंडीशन यहाँ तक ये पूरी ग्रसनी है, यानी ट्रैकिया है, श्वास नली है। श्वास नली के बाद जैसे ये आपके दो हड्डियाँ से निकले इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई से अगले ये जो अगले वेव्स टाइप निकले हैं इनको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। इन्हीं ब्रोंकियोलिस में ये जो छोटे छोटे छल्ले नुमा आकृतियाँ दिख रही हैं इन्हें वायु कोष्ठक बोले। इन्हीं वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन आकर ठहर जाती है, यानी स्टोर होती है, ठीक। उसके बाद ये हो गया, ये बन गया। उसके बाद जो आप पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वायु कोष्ठक है। फिर इसी को आप, इसी की बाउंड्री जो होती है क्या होती है, बाउंड्री,
जिसको आप लंग्स बोल देते हो। ये बन गया लंग्स, फेफड़े बन गए। आए, अति सुंदर डिजाइन दिया मैंने, समझने के लिए बहुत कुछ काफ़ी था। ठीक, फिर एक बार समझिए, नासाछिद, नासा कपाट, नासाछिद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नासाछिद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया, नासाछिद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योलिस, ब्रोंक्योलिस के बाद छल्ले। क्लियर हो गए? 8 ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। ये है आपका जो सिस्टम पूरा जो काम करता है। क्लियर? यही वायु कोष्ठक अंततः सांस जाकर इसे में भर जाती है, अंततः इसी में सांस जाकर भर जाती है। इतना समझ में आया? याद हो गए? फिर एक बार, नासाछिद, नासा कपाट, नासाछिद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योलिस, ब्रोंक्योलिस के बाद वायु कोष्ठक। क्लियर? आगे आगे यहीं पर जैसे कभी कभी हो जाता है कि निमोनिया हो गया। निमोनिया पर बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा होता है। पहले बच्चे बहुत इस रोग से बहुत मर जाते थे, 2-3 महीने के अंतराल में बच्चे मर जाते थे। रीजन क्या होता था? अंततः पता चलता है निमोनिया हो गया। निमोनिया में क्या होता था? निमोनिया में ये होता है कि इन फेफड़ों में पानी भर जाता था। और पानी कहाँ? इन्हीं वायु कोष्ठकों में। ये जो क्या एल्वियोली, एल्वियोली में पानी भर जाता था। पानी भर जाने के चलते जब यहाँ पानी भर गया तो आप ऑक्सीजन लोगे, लेकिन वहाँ ठहरेंगे नहीं, इसलिए आप जल्दी जल्दी, जब ऑक्सीजन यहाँ स्टोरेज नहीं होगी तो क्या होगा? जल्दी जल्दी अंदर बाहर करोगे सांस, क्योंकि वहाँ स्टोर नहीं हो रहे थे, फटाक से बाहर आई, फिर अंदर ले जाओगे, पता, इसीलिए पानी ठहर जाता था इनमें। तो निमोनिया में पानी भर जाने, यानी वायु कोष्ठकों में, एल्वियोली में पानी भर जाने की वजह से बच्चों की, बुजुर्गों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक, टीबी में क्या होता है? यही जो वायु कोष्ठक है ना, इनमें छिद्र हो जाते हैं। टीबी नामक जो विषाणु होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वो जब अंदर चला जाता है तो इन वायु कोष्ठकों में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से इनमें छिद्र हो जाते हैं। जब छिद्र हो जाते हैं, जब आप खांसते हैं, देखिए जब खांसते हैं तो का ब्लड निकलता है, तो इनमें क्या हो जाता है भाई? इनमें तो छेद हो गया तो ब्लड तो सारा पूरा शरीर भरा हुआ है, तो इनमें फिर आप ताकत से निकलोगे तो इनमें ब्लड आ जाता था। तो इसलिए आज जब ऑक्सीजन बाहर खांसो, कफ के साथ खून आ जाता था। ये होता है इसमें, टीबी में छिद्र हो जाता था। समझ गए? इसी के नीचे एक पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ये ऐसे होता है, सपोज दैट। ठीक, डायफ्राम का क्या काम होता है? जब आप डायफ्राम नीचे जाता है तब आप सांस अंदर ले तो डायफ्राम अंदर जाता है नीचे, और जब आप ऊपर आते हैं, सांस बाहर निकालते तो डायफ्राम ऊपर आता है। इन फेफड़ों में, यानी आपके फेफड़ों में, यानी इस फेफड़वा में इतनी ताकत नहीं होती कि ऑक्सीजन को अंदर ले बाहर करे, अंदर ले बाहर करे ना। ये सारा डायफ्राम चाचा का काम होता है, डायफ्राम चाचा। ठीक है, डायफ्राम चाचा क्या करते हैं? सांस अंदर आई, ये नीचे आ गया डायफ्राम चाचा, और जैसे ही आप इसके ऊपर ठेलेगा तब आपकी सांस बाहर जाती है। ये काम किसका? डायफ्राम के। इसीलिए एक्सीडेंट में देखो कहते लोग पेट पकड़े ना है, मर गए। वही चीज़, डायफ्राम में चोट लग जाने के बाद इंसान बचता नहीं, मर जाता है सीधा। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन अंदर बाहर करने वाला जो यंत्र था वो तो ख़त्म हो गया, तो अंदर बाहर करेगा कौन? इसीलिए लोग ऐसे ऐसे करते मर जाते हैं। ठीक, इसीलिए किसी के आप यहाँ मार देते इससे तो दर्द होने लगता है। इसीलिए आप जब दौड़ते हो तो क्या होता है? सांस बहुत जल्दी अंदर बाहर करते हैं, अंदर बाहर जल्दी करते हैं। इसीलिए रीजन क्या होता है अंततः, जिसकी वजह से हम क्या कर जाते हैं? थक जाते हैं। क्यों? डायफ्राम। इसीलिए यहाँ पर दर्द होने लगता है जल्दी। क्लियर? आया समझ में? तो जब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक एडल्ट कैंडिडेट 1 मिनट में कितने बार ऑक्सीजन सांस अंदर बाहर करता है, तो 16 से 18 बार, 16 से 18 बार पर मिनट। लेकिन बच्चे वहीं पर 27 से 28 बार पर मिनट। बच्चे 27 से 28 बार, और वहीं एडल्ट कैंडिडेट हम और आप 16 से 18 बार पर मिनट सांस लेते हैं। ठीक, डायफ्राम हो गया। इसीलिए डायफ्राम यहाँ पर, लेकिन जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भ धारण कर लेती हैं, तो उनमें तो यहाँ पर बच्चा आ जाता है। अब बच्चा यहाँ नीचे आ गया तो कहता है डायफ्राम चाचा नीचे नहीं आना, अब हम यहाँ पर 8-9 महीने यहाँ पर रहेंगे लंबे अरसे तक, तो इसलिए 8-9 महीने तुम नीचे नहीं आओगे। इसलिए डायफ्राम कम्प्लीटली नीचे ऊपर नहीं हो पाता। इसीलिए गर्भवती महिला में रिब्स यानी पसलियाँ क्या है? फूलती और पचकती हैं। जब आप सांस लोगे तो ये फूलेंगी, फूलती हैं
और जब बाहर करोगे तो पचकती है, जब पचकती है तो बाहर आते हैं, जब फैलती हैं तो सांस अंदर जाती है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं कि अक्सर कभी कभी पसलियों में ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि पसलियों में अगर प्रॉब्लम हो गई तो वो सांस अंदर बाहर हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्हीं का काम था, तो इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को बहुत आसानी से रखना चाहिए, मतलब कभी घूमने फिरने जाए तो आराम से ले जाए, ताकि उनकी पसलियों से रिब्स में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो गर्भवती महिलाओं में। ये एक प्रकार का मांस का टुकड़ा होता है डायफ्राम, और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये है सिस्टम। बाकी चीज़ें आगे अब हम ये देखते हैं कि कैसे सारा सिस्टम चलता है। ठीक, कैसे सारा सिस्टम चलता है। तो देखिए मैंने अब ये ऑक्सीजन पहुंच तो गई अंदर, क्लियर, लेकिन फेफड़ों के आगे कैसे जाएगी? क्योंकि आपको पता है, आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़े हैं तो सुन लें कि ब्लड का काम है ऑक्सीजन को आगे ले जाना। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ब्लड ले जाता है। कौन ले जाता है? फेफड़ों तक। तो फेफड़ों तक के लिए पूरा सिस्टम था। ठीक, फेफड़ों तक के लिए पूरा सिस्टम था। कौन कौन से? नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलिस और वायुकोष्ठक। ये सारा सिस्टम का था। कहाँ तक? फेफड़ों तक। फेफड़ों तक आ गए, वायुकोष्ठों तक क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गई। वायुकोष्ठ यानी फेफड़ों के आगे क्या होगा? फेफड़ों के आगे ले जाएंगे ऑक्सीजन को। कौन? ब्लड। क्लियर? कौन ले जाएगा? लेकिन आपको पता है कि ब्लड, आप क्वेश्चन पूछ लिया, अगर ऑप्शन में ब्लड दिया तो ठीक है, लेकिन ब्लड के कई सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं? आपको पता है, RBCs पाई जाती हैं, WBCs पाई जाती हैं, यहीं पर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। क्लियर? प्लेटलेट्स, RBC क्या करती हैं? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स जो हैं ये खून को गाढ़ा करती हैं, ब्लड को गाढ़ा करती हैं। जिन व्यक्तियों को कोरोना हो जाता है, कोरोना में खून क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, फीकापन हो जाता है, फीका हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक, प्लेटलेट्स वीक हो जाती हैं तो उनमें फीकापन आ जाता है, खून गाढ़ा नहीं रहता है। इसीलिए जब कौन सा बीमारी है, प्लेग नहीं, अरे मच्छर काटने से होता है, बारिश की थी, दोनों में ज़्यादा होता है, याद नहीं आ रहा है, याद आ गया तो बताएंगे। तो उसमें लोगों की प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डाउन हो जाती हैं, इसलिए वहाँ प्लेटलेट्स मेंटेन कर लेंगे डॉक्टर। 3 से 4 लाख प्लेट्स होती हैं ये हर कैंडिडेट्स में। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? खून को गाढ़ा करना। ये तो काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन लेने जा रहा। फिर WBC क्या है? विषाणुओं को मारना, यानी बीमारियों को नष्ट करना। जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं, कौन खत्म करता है? WBC। बचा कौन? RBC। तो RBC क्या है? ऑक्सीजन को आगे ले जाता है। क्लियर? RBC ले गया, कौन ले गया? RBC। RBC के साथ कौन आता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आगे चलता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो, उसका काम है ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना। ठीक, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ तक पहुंचाता है? और कोशिकाओं तक। क्लियर? सेल तक। सेल में आगे कहाँ तक जाता है? सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंच जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद यहाँ पर 38 ATP का निर्माण होता है। कितने? 38 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है? 38। क्यों? यही माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स, कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र चलता है। तो क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल की क्रिया के द्वारा ही 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक, कैसे होता है अब आगे देखिए। अब इतना समझ में आया? फेफड़ों के आगे तक कौन काम करता है? फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच गई। ऑक्सीजन के बाद ब्लड, ब्लड में कौन? RBC। RBC में कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ तक पहुँचाता है? सेल तक पहुँचाता है। लो मतलब RBC ब्लड के साथ है, हीमोग्लोबिन RBC के साथ, RBC ब्लड के साथ, तो ब्लड के साथ है, हीमोग्लोबिन सबसे आगे चलता है। ब्लड के आगे RBC के आगे हीमोग्लोबिन, और सबसे आगे चलता है। और जैसे भाई पूरे शरीर हमारा किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की क्या है? ये सेल है। तो नाखून, बाल, हाथ, कान,
नाक, जो भी कुछ है कोशिका से बना, तो ये चलता रहता है। भैया लो लो लो, भैया लो, तुम लो, तुम लो, तुम भी लो ऑक्सीजन, तुम भी काम करो फटाफट। हर कोशिका को फटाफट हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तो वहाँ पर सारा फटाफट साइकिल क्रेब्स चक्र क्रिया चलती है। क्रेब्स चक्र को बोलते हैं क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर क्रेब्स चक्र बोल देते हैं। क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। ठीक, आगे देखते हैं। श्वसन की जो क्रिया होती है ना, 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से? बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। श्वसन क्रिया 2 प्रकार से होती है। इसको रफ कर रहे हैं, अब आगे समझा रहे हैं पूरा। 2 प्रकार से होती है। एक होता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। क्लियर? बाह्य श्वसन अभी तक यानी फेफड़ों तक जो भी क्रिया हुई बाह्य श्वसन हुई, यानी नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस और वायुकोष्ठक तक ऑक्सीजन आई है। ये पूरी क्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत होती है। किसके? बाह्य श्वसन के अंतर्गत। अब इसके आगे कोशिका के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है वो आंतरिक श्वसन के अंतर्गत होती है। किसके? आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन कहाँ चलता है? सेल में। कहाँ चलता है? सेल्स में। ठीक, कितने सेल्स में? 2 जगह आंतरिक श्वसन क्रिया होती है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना। कोई भी इस तरीके से आपका पूरा कंटेंट दे दे तो बताना मुझे। कोई भी एनीबॉडी, ये चीज़ कोई भी टीचर नहीं बढ़ाता। यहाँ तक तो बता देते हैं आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है जिसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं, लेकिन बाह्य श्वसन यहाँ तक हो जाता है, एल्वेओली तक, इसको बाह्य श्वसन बोलते हैं। लेकिन अब इसके अंदर आगे जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही टिपिकल चीज़ें हैं, हर एक टीचर नहीं पढ़ाता है। चलिए देखते हैं। 2 जगह होता है। एक काम करो, मैं थोड़ा रफ कर लूँ ताकि चीज़ें ऊपर से यहाँ तक का आप वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे चलते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे सेल्स से। ठीक, सेल्स से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर, ताकि विधिवत चीज़ें समझ में आ जाए एक ही बार में, ताकि मुझे रफ करने के लिए पुनः रोकना ना पड़े लेक्चर को। सेल्स में 2 जगह होता है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? आगे दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया चित्र बना दो। यहाँ पर ऐसे बनती है, ऐसे होती है। क्लिक, सेल में देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया की इंग्लिश और हिंदी एक ही होती है। ठीक, आगे जीव द्रव्य में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाक्षी श्वसन। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया होगी ये बिना ऑक्सीजन की होगी, इसलिए इसको अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिया होगी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, इसलिए इसको हम आक्षी श्वसन बोलते हैं। आक्षी श्वसन। क्लियर? आगे यहाँ पर जीव द्रव्य में 2+2 यानी 4 एटीपी पाए जाते हैं। क्या? 2+2 एटीपी पाए जाते हैं। क्लियर? ये जो एटीपी हैं, ये इनमें से ये जो एटीपी ये ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करके पाइलोरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में? पाइलोरिक में। पाइलोरिक। ठीक, 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस कौन करता है? ये 2 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मीन्स होता है तोड़ना। ठीक,
लिसिस मीन्स होता है तोड़ना, यानी ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। तो ये दो एटीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो ये किस बनाते हैं, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने, 2 एटीपी मिलकर काम करें कितने पायरुविक एसिड हो जाएंगे, 2। कितने, 2 पायरुविक एसिड। अब इस 2 पायरुविक एसिड में एक पायरुविक एसिड बराबर होते हैं 18, यानी एक पायरुविक एसिड बराबर होता है 18 और 2 हैं तो 18 कितने हो जाएंगे, 36। तो टोटल कितने एटीपी का निर्माण हुआ यहाँ पर, 36। कहाँ पर, जीवद्रव्य में। तो कई बार पूछा गया है कि जीवद्रव्य में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 36 एटीपी का। अगर इन्हीं 36 एटीपी में आपके 2 एटीपी और ऐड हो जाएं तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तब 2 कहाँ से लाओगे भैया, यहाँ पर 2 देखो बिल्कुल शेष अभी बैठा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य आपके दिमाग में एक चीज़ होगी कि भैया कि यहाँ तो एटीपी ग्लूकोज टूट के फिर ग्लूकोज बन रहा है, ये कहाँ, ये ग्लूकोज फिर आया कहाँ से। अरे भैया रोटी हुरे यानी खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, दूध पियो, अंगूर खाओ, सेब खाओ, मुर्गा खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, मछली खाओ, सब कुछ खाओ। तो कहा ग्लूकोज के रूप बाबा, तो वह ग्लूकोज जो आपके शरीर में काम न करे, यही का जब तोड़ मरोड़ के फिर से नए रूप में न लावा जाए तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप कपड़ा वाली दुकान से जाके कपड़ा तो लाई आवत हो, लेकिन कपड़ा लावे के बाद जब तक अगर दर्जी के पास दिया हो ना, तो ना तो वह पैंट बन पाई, ना तो शर्ट बन पाई, ना पैंट बन पाई, ना शर्ट बन पाई, ना सलवार न बन पाई, ना सूट बन पाई, ना शर्ट स्कर्ट बन पाई, ना टॉप बन पाई। इसलिए तुम टॉप बन ना पाई हो, इसलिए आपको तभी पहन पाओगे। था तो कपड़ा तब कहीं नहीं पहन लो, पहन ले चाहता नहीं पहन सकते हो। आप क्यों नहीं पहन सकते हो, क्योंकि वो उस व्यवस्था में ही है ही नहीं, उस कंडीशन में आप उसको धारण कर सको पोशाक के रूप में। इसीलिए ये ग्लूकोज आपके शरीर में भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये पूरा इसका परिवर्तन है। अभी दर्जी ये समझ लो पूरा दर्जी का काम ये कर रहा है, पायरुविक का काम। ठीक, अब जो एटीपी 2 एटीपी ये 2 एटीपी मिलकर कितने हो जाएंगे, 38 एटीपी, और 38 एटीपी बराबर ग्लूकोज हो जाता है। और ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी। लेकिन ये यहाँ पर 36 और 2 नहीं जुड़ते, ये जुड़ते हैं यहाँ पर 36 + 2 38। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है जीवद्रव्य भैया, ए छुटकाऊ जीवद्रव्य लाओ, जौन 36 एटीपी बनाओ, इधर भेजो, 2 कम का है भेजो, वही 2 तुम्हें लगे शेष बुलाओ, तो ये दोनों जोड़ के 38। तो यहाँ 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और ये ग्लूकोज क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर ग्रह, पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। क्लियर, आगे समझ में क्या होता है। यहाँ पर जीवद्रव्य में अनाक्षी शोषण होता है। अनाक्षी शोषण अर्थात बिना ऑक्सीजन के क्रिया अनाक्षी शोषण क्रिया कहलाती है, कि वह जीवद्रव्य में होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में। यहाँ पर 4 एटीपी पाए जाते हैं, 2 + 2 एटीपी। 2 एटीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस की क्रिया करते हैं, यानी ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ये ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड का निर्माण करते हैं। 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं। 18 और 18 बराबर 36 एटीपी हो जाते हैं। ये 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास बुला लेता है, और +2 और जो बचते हैं शेष उन 2 को ही बुला लेता है। 36 + 2 बराबर 38 एटीपी हो जाते हैं। ये 38 एटीपी बराबर ग्लूकोज का निर्माण करता है। 36 एटीपी 37 एटीपी ग्लूकोज नहीं बनेंगे। 38 एटीपी जब तक नहीं होगा तब तक एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 जब होते हैं तभी ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आपका क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। क्लियर, इसीलिए मैंने ये इसको बताया, क्योंकि अगर अभी हम तुम कुछ खाओगे नहीं तो ये ग्लूकोज मिलेगा नहीं। जब तक ये ग्लूकोज बिना खाए पिए मिलेगा नहीं तब तक ये क्या, ये पूरा तब तक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना दे नहीं पाएगा आपको। इसीलिए अगर हम ये नहीं पढ़ाते तो आप कहते पंकज सर जी बताई हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपन एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया मनी एटीपी के थ्रू एनर्जी बन जाते, तो आप खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वह बहुत टाइम वेस्ट होता है। खाना पीना छोड़ दो, आज से हम सन्यासी हैं, आज से हम बहुत बड़े संत महात्मा हैं, बिना कुछ खाए पिए महात्मा बन जाइए। अब हम जान कैसे महात्मा बना।
ये सब चीज़ें। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ब्लड में पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, हर एक चीज़ यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, एक चीज़ और जान लें, श्वसन यानी ये जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम, श्वास, ये जो कंट्रोलिंग होते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा से। और मेडुला ऑब्लिंगेटा आपको तब पढ़ाया जब आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा, जब मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में पढ़ाऊंगा। और मेडुला ऑब्लिंगेटा ही कंट्रोल करता है इसे, श्वसन की क्रिया को, किसे, श्वसन क्रिया को। क्लियर? आगे इतना समझ में आ गया? बहुत ईजी था, आसानी से समझाने की कोशिश की है। ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही इंटरनल चीज़ है। तभी आपको अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से सीजीएल का क्वेश्चन बनता है कि पायरुविक एसिड कितने होते हैं, कितने पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, तो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन, तो बच्चे अरे पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ तक आप कभी पढ़ते ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट। क्लियर? 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड बाद कितने एटीपी, 18 एटीपी होता है। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक, आगे अब एक चीज़ और जाने, हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है भाई? आगे समझ में फिर एक बार देख लो, पूरा रिवाइज करा दूँ। नासाछिद्र, नासाकपाट, ट्रैकिया, नासाछिद्र, नासाकपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, वैल्यूली यानी वायु कोष्ठक तक पहुंच गई। उसके बाद किसका काम है, हीमोग्लोबिन, ब्लड पूरा पड़ा है, ब्लड रखा है। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंची वायु कोष्ठक में, वायु कोष्ठक से फटाफट क्या करेंगे, वायु कोष्ठक से हीमोग्लोबिन ले लेगा ऑक्सीजन लेके फटाफट कोशिकाओं में पहुंचा देगा। फिर कोशिकाओं के पास जाएगा, कोशिकाओं में ये सारी क्रिया कहाँ पर होगी, जीवद्रव में एटीपी का निर्माण होगा। लेकिन ग्लूकोज कहाँ बने, माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। वहीं से कोशिका से कहा कि लो ऑक्सीजन लो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन वहाँ से लाकर फिर फेफड़ों तक छोड़ देता है। फिर फेफड़े क्या, ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई कैसे क्या होता है। हीमोग्लोबिन ही कई बार पूछा गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ले तो जाता है कोशिका तक, लेकिन कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक कौन लाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लाता है, हीमोग्लोबिन ही लाता है। फिर उसके बाद डायफ्राम ठेलता है, चल बाहर, तुम्हारा यहाँ कोई कहा नहीं, बकलोल का यहाँ कर रहा है, लोल टाइप का कैंडिडेट है, फिर वो बाहर आ जाती है। क्लियर? ये हुआ, समझ में आ गया? अब आगे चलो, हिचकी क्यों आती है, इसको रफ करते हैं। चलो वो ले लो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? आगे हिचकी क्यों होती है भाई? देखो भाई, हिचकी बहुत जरूरी चीज़ है। कहते हैं हिचकी, जब हम किसी को याद करते हैं तो हिचकी आ जाती है। वाह, सॉरी कि कोई मुझे याद करता हो तो हिचकी आती, कोई तुम्हें याद करे इसलिए हिचकी नहीं आती है। तुम किसी को याद करोगे, किसी की याद में खो जाओगे। घूमने गए थे कुल्लू मनाली, वहाँ हो गई फ्रेंडशिप, वापस आ गए, अब उसी की याद में खो गए, खाना खा रहे हो तो क्या हो जाएगी, हिचकी आएगी। देखो सपोज दैट ये ट्रकिया है, ठीक, या ग्रसनी बोल लो, ये है आपका फेफड़े यानी लंग्स, यानी यहाँ पर क्या आएगी, एयर आएगी। ये है आपका अमाशय, यहाँ पर क्या आएगा, फूड आएगा। क्लियर? यहाँ पर एक पार्ट्स होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस। यहाँ होता है, यहाँ पर एपिग्लोटिक्स का काम क्या होता है, एपिग्लोटिक्स की कंट्रोलिंग दिमाग से चलती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, दिमाग से, माइंड से कंट्रोलिंग इसकी चलती है। इसलिए अब जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, अब जैसे खाए हैं, यहाँ तक आया तो वो कहता है एपिग्लोटिस, इधर ऑक्सीजन वाले फाटक को बंद करो, खाना है, खाना वाले में जाने दो, खाना वाले में आ रहा है। फिर जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, एपिग्लोटिस इधर आओ, इसको बंद करो, खाना वाले को इधर हवा जाने दो। इसीलिए आप देखिए, जब आप पानी पीते हो और ऑक्सीजन यानी सांस ले रहे, जैसे इकट्ठा पानी पीने लगे तो आप हप जाते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ जा नहीं रही, इसलिए आप यहाँ फटाफट ऑक्सीजन आना है, लंग्स बिल्कुल बैठे हैं, ठीक, आए ऑक्सीजन। इसीलिए आप जब पानी पीते हो थक जाते हो इकट्ठा, क्योंकि पानी वाला मार्ग तो खुला है,
खाने और पानी वाला, लेकिन ऑक्सीजन वाला मार्ग नहीं खुला, इसलिए ऑक्सीजन ही नहीं जा रही। इसे जैसे आप पानी पीना बंद करते हो और फटाक से एकदम पूरी भरी हुई सांस ऐसे आप सांस लेते हो तो ये ठीक। लेकिन सपोज दैट अब आप किसी की याद में खो गए हो, क्योंकि याद बहुत आती है आपको, इसलिए आप खो जाते हैं, ठीक। खो गए, अब खो गए हैं और दिमाग हुआ चला गया, मस्तिष्क हुआ फंस गया ब्रेन। अब आप खाओ खाना खाए और खाना काला, अब एपिग्लॉटिस कह रहा है ए दिमाग, और दिमाग कुछ सोच ही नहीं रहा, तो एपिग्लॉटिस की कहानी कुछ सुन ही नहीं रहा, तो दिमाग इधर आ गया और खाना इधर वाले में चला गया। जैसे ही खाना यहाँ आया फेफड़ा सासुरा तोरा यहाँ का काम खटाक खटाक ठेल दी, और जैसे ही ठेलिस वैसे ही डायफ्राम हुआ या यहाँ से खटाक से लड़ा, हुआ हिचकी आई, दिमाग अरे कहाँ गया, एपिग्लॉटिस ठीक से काम करो, तुम ठीक से काम नहीं करो तो एपिग्लॉटिस अरे हम ठेल रहे थे, हम बुला रहे थे कि बताओ भाई इसको करना है, किसको खोलना है, किसको बंद करना है, तब तो नहीं बता रहे थे, अब तो वहाँ से नियम बता रहे हो जब तुम्हें धक्का लगा। तो ये चीज़ें, लेकिन उल्टी कैसे, ये तो हिचकी हो गई, ठीक। लेकिन जब खाना थोड़ा ज़्यादा अंदर तक आ जाता है, सॉरी ये तो हिचकी हो, लेकिन कभी कभी आप देख लेते हो कि तेज़ से कभी कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें एक दो के दाना वाना वापस आ जाते, चावल वावल के टुकड़े फिर से, तो क्या हो जाता है जब खाना थोड़ा ज़्यादा अंदर आ जाता है, कहाँ थोड़ा ज़्यादा अंदर आ जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से ठेलता है, जैसा पूरा जाके ठका आग से यहाँ लड़ता है, और जब लड़ता है तो फटाक से फिर मुँह में आ जाता है, ठीक मज़ा आ जाता है कुछ लोगों को, मुझे नहीं, ये होता है। लेकिन यही चीज़ें होती हैं। तो जब खाना या पानी एयर वाले पानी फेफड़ों की तरह पानी लगता है, तब यहाँ से धक्का दिया जाता है, फेफड़े देते हैं, ठोकर देते हैं, तब दिमाग फिर से शुरू करता है, फिर एपिग्लॉटिस को कंट्रोल में लाता है, कंट्रोल एपिग्लॉटिस कंट्रोल में रहो, ठीक। ये चीज़ें तब हमें हिचकी आती। कोई मुझे याद करे, जैसे अब मेरे इतने स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में, कई सारे स्टूडेंट, अगर वो भी मुझे याद ही करते होंगे, अगर वो याद करते रहेंगे तो आपको पढ़ाएंगे कब। इसलिए हिचकी इसलिए नहीं आती कोई आपको याद करे, आप किसी के याद में खोए हुए हैं, हिचकी तब आती है। क्लियर? आगे दूसरी चीज़, उल्टी कैसे होती? उल्टी में वे होता है कि जैसे आपने कुछ उलझुल टाइप चीज़ें खा ली और पेट में पहुंचा, अब पेट में मीटिंग हुई, पैंक्रियाज, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक, सब मिलकर मीटिंग किए, पूरा मंत्रिमंडल बैठा, कह रहे उलझुल चीज़ खाता है, इसकी यही मत, निकालो साले के बाहर। तो फिर वहाँ से वो धक्का देते हैं, अरे बाहर चलो, HCl सब मिक्स हो चुका है, तब फिर जितना खाते हैं सब निकाल देते हो, और जब सब निकाल देते हो तो फिर देखो क्या क्या खाया था, फिर सर्वे करो इसमें कौन सा चीज़ नुकसान किया। चावल तो हम रोज़ खाते हैं, नुकसान नहीं करेगा, साग हम अच्छा करते हैं इसलिए नुकसान, अच्छा ये बात है, हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी गए रहे, ओह कोल्ड ड्रिंक, ओह इसलिए, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये रहा स्वतंत्र तंत्र, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको विद्वत समझ में आ गई होंगी, आएंगी क्यों नहीं, एक बार नहीं 2 बार लेक्चर देखिए, इससे अच्छा लेक्चर पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। और आज हमारा संविधान के जनक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थात बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज आप सभी को संविधान दिवस की, बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।